एक्चुअली मैंने मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्टिंग में हैंड रिटन नोट्स खुद के बना सकते हो, और वही हैंड रिटन नोट्स आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल का हाथ मत लगे, ऑफकोर्स मॉड्यूल देख के ही वो नोट्स बनाइए। एंड फिर उसको आप जब कंटिन्यूस रिवाइज करोगे तो ऑफकोर्स जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। एंड सेकंड है कि 15 से 20 दिन पहले या एक महीने पहले आप पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट टू गेट दी राइटिंग प्रैक्टिस कि आपका पेपर टाइम से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एग्जाम में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली मैंने मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्टिंग में हैंड रिटन नोट्स खुद के बना सकते हो, और वही हैंड रिटन नोट्स आप कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल का हाथ मत लगे, ऑफकोर्स मॉड्यूल देख के ही वो नोट्स बनाइए। एंड फिर उसको आप जब कंटिन्यूस रिवाइज करोगे तो ऑफकोर्स जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। एंड सेकंड है कि 15 से 20 दिन पहले या एक महीने पहले आप पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट टू गेट दी राइटिंग प्रैक्टिस कि आपका पेपर टाइम से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एग्जाम में आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। सर मैंने क्या किया था कि मैंने 3 रिविजन हर सब्जेक्ट के किए थे और गवर्नेंस के 4 किए थे। कंटेंट जो कि कीवर्ड्स हैं तो साइड में लिख लिया था और हाइलाइटर का भी यूज किया था। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप उसमें से फटाफट देख लो कि जो आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में उसको लिखोगे। अपना सेंटेंस तो आप खुद फॉर्म कर ही सकते हो। तो मैंने फटाफट एक एक सेकंड मतलब एक एक पेज गो थ्रू किया, तो 8 आवर्स में मेरा पूरा सिलेबस हो गया था। के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। पहले ही हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि एक दिन पहले ये सब नोट्स बना लूंगी ताकि मैं उस 1 डे में ये सारे पढ़ के उसके बाद चली जाऊंगी, तो कॉन्फिडेंट भी रहेंगे हम एग्जाम के। सेम सर, मैंने भी जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था तभी सब मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचा था कि एक दिन पहले मुझे कैसा करना है, तो सब पॉइंटर्स लिख के रखे थे जो इंपॉर्टेंट है उसको गोल गोल करके रखा था, तो कल एग्जाम टाइम वो पॉइंटर्स देके पूरा प्रोविजन याद आ रहे थे। तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके सेल्फ नोट्स जरूर प्रिपेयर होने चाहिए अगर आपको एक दिन पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है। और नॉर्मली मैं क्लासेस के अंदर आपको ये बात बोलता था कि नोट्स आपके जरूर तैयार होने चाहिए। मतलब चाहे वो चाहे मैं टैक्सेशन की बात करूं, इवन चाहे मैं किसी पेपर की बात करूं, क्योंकि जब तक आपके हाथ में नोट्स नहीं होंगे ना, आप इतना वाइड सिलेबस रिवाइज कर नहीं पाओगे। तो मेन बस पॉइंट क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जिनके भी एग्जाम इवन जून 22 में है तो आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स आपके हैंड रिटन तैयार होने चाहिए कि हाँ भाई एग्जाम के एक दिन पहले बस मुझे यही पढ़ना है। और अगर आप उसको पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज। अच्छा एक क्योंकि ये हर एक पर्सन टू पर्सन का माइंडसेट है कि उसको कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ता था तो मैंने 3 ही लिए थे, एक प्रैक्टिकल एंड 2 थियरी पेपर्स। तो कैसा था, मैं सुबह सुबह पहले थियरी करता था, फिर जब मेरा माइंड थोड़ा सा तनाव रहा था तो फिर मैं प्रैक्टिकल करता था, तो माइंड फिर से फ्रेश हो गया, मैं फिर से थियरी पे जाता था। तो ये डिपेंड करता है सब पर्सन टू पर्सन की उसको कैसे करना है। पेपर लेने हैं, पहले तो आप अपना इंटरेस्ट चेक करो कि आप किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको 2 पेपर में इंटरेस्ट, मतलब 2 पेपर में आपको लग रहा है कि आउटपुट निकल जाएगा, तो आप 2 पेपर भी ले सकते हो, 3 भी। अच्छा मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में 7-8 पेपर भी लेके चल सकते हैं हर पेपर। नहीं तो वैसे सर। मैं तो वैसे गाइड करता हूँ कि आप 2 पेपर दिन में लेके चलो, ठीक है, बट 2 पेपर सफिशिएंट होते हैं। बट हाँ 3 या 4 तक भी हो सकते हैं, बट हाँ 7-7 8-8 पेपर का कोई पैटर्न नहीं बनता। मतलब हमारे पास होना चाहिए। तो इसका तो आंसर 2 वर्ड्स ही है, लाइक विल पावर एंड मोटिवेशन। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है एंड आप फुल डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई थर्ड पर्सन हो या कुछ भी हो, तो वो आपको अपने गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। तो बेसिकली क्योंकि मैं भी बहुत इंस्टा चलाता हूँ, स्नैप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब कुछ है मेरे भी, लेकिन विल पावर और मोटिवेशन है तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन आपको इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए, तो रात को सोने से पहले आधा घंटा या फिर टाइम पास के लिए आधा घंटा चला लिया, लेकिन आप उसको अपन के ऊपर और पार नहीं करने दे सकते। तो वो विल पावर एंड मोटिवेशन प्लेज द मेन रोल अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लोगे सर जून में एग्जाम मुझे निकालने हैं बस। अगर जिस दिन आपने आपसे कमिटमेंट कर लोगे ना, अपने अंदर एक विल पावर लेके आ जाओगे, वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सेटल शेड्यूल तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शेड्यूल तैयार होगा ना, उसके बेस पर अगर पढ़ाई करोगे तो दिमाग में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कोई शेड्यूल ही नहीं होता। मतलब हाँ जब मन किया पढ़ने के लिए बैठ गए, जब मन किया पढ़ने के लिए उठ गए, कोई प्लान ही नहीं है। तो थोड़ा सा प्लान अगर आप मैनेज करके चलोगे तो आपका गारंटी कह रहा हूँ बहुत ग्रुप भी निकलेंगे, आपका रैंक भी आएगा, और एक ग्रुप वालों के एक ग्रुप भी निकलेंगे। 3 महीने सफिशिएंट होते हैं 2 ग्रुप की तैयारी के लिए भी। तो हुआ है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, आप समझ लो बेराट से या कहीं से भी, बट आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। और सेकंड पॉइंट ये कि मेन है कि आप पैराग्राफ्स में मत लिखो, आप पॉइंट्स में लिखो। कि आप जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतना एग्जामिनर को लगेगा कि आप क्लियर हो, आपके क्वेश्चन आंसर शीट पर क्लैरिटी आएगी, उसको चेक करने में आसानी होगी, वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। आप पैराग्राफ में लिखोगे, आप ये देखो कि एग्जामिनर के 7 मिनट है आपके आंसर शीट चेक करने के लिए, वो उसमें आपके पैराग्राफ भी पढ़ लो, वो देख भी ले कि आपने कौन से वर्ड्स वो करें, अंडरलाइन करें, तो आपको मार्क्स क्यों ही देगा वो। अगर कोई आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो आप वो पैराग्राफ में लिखो, और जैसे उसमें 2-3 सेंटेंस जो आपको पता सही है, ताकि उसको पता कि सही लिखी है, वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं, जो आपने सही लिखा वो पढ़ेगा, तो आपको कम से कम 0 तो नहीं मिलेगा उसमें से, 4 या 5 में से। बाकी जो 7 या 4 मॉड्यूल में उसके खुद के पॉइंट्स बनाओ और उसको पॉइंट फॉर्म में लिखो, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। जो मुझे लग रहा है कि एक तो आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, बस आपके की पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए, और आपकी लैंग्वेज वही बननी चाहिए जो लो में लिखी हुई है। मतलब मीनिंग उसका वही बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने लिखा कुछ हो रहा है, मीनिंग कुछ अलग ही बन रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या होती है, मतलब कई बार ना, मतलब आप सब जानते हो इंग्लिश हमारी बहुत खतरनाक लेवल की होती है। मतलब जो हम लिखते हैं ना उसका मीनिंग कई बार एक अलग ही लेवल पे बनता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते हो, बेयर लो कोई मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ जो आप लिखो उसका मीनिंग सेम बनना चाहिए, और की पॉइंट्स आपके जरूरी हैं, और वो सबको पता है की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, वो आपने जरूर लिख के आने हैं जी।
ठीक है और लाइक आंसर भी बहुत जरूरी है। लाइक अगर एग्जामिनर ने कुछ पॉइंट पूछा है तो ऐसा नहीं कि हम उसकी पूरी महाभारत रामायण सब एक साथ ही लिख के आ रहे हैं। टू द पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर लिखना। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 नंबर में 10 पेज भर के आने हैं। यस सर, मतलब 5 नंबर में 1.5 इज मोर देन इनफ अगर आपने टू द पॉइंट पॉइंटर्स में की पॉइंट्स के अंडरलाइन करके प्रोविजन को समझा के आंसर लिखा है तो। बहुत बढ़िया, मतलब सर मेन। और हाँ जी जी पराग। कहना चाहूंगा कि आप लिखो, लेकिन आप हैंडराइटिंग का प्लीज प्लीज ध्यान रखो। ऐसा है कि एग्जामिनर को समझ में भी आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, लेकिन बाद में आपका पेपर ही छूट गया, वो भी नहीं करना है। सो आपको ठीक, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टाइम मैनेजमेंट कैसे समझेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चन पेपर्स का। बहुत बढ़िया। अच्छा एक वही, तो मेरा ऐसा बिलीव है कि क्लासेस हमें 30-40% हेल्प करती है। बाकी जो अपना 50% या 60% बोलो, वो पूरा हम पे है, हमारे सेल्फ स्टडी पे है, हमारे स्केड्यूल पे है, हमारी कंसिस्टेंसी पे है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अगर क्लासेस जो है वो 30-40% आपको हेल्प करें, अगर आपको पास होना है तो आपकी कंसिस्टेंसी पे है आप कितना स्केड्यूल को फॉलो करते हो अच्छे से, और आपके डेडिकेशन और हार्डवर्क पे। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका नहीं होने वाला है, आप अभी से ही श्योर कर लो उस बात को। सेकंड आपका क्वेश्चन ये था कि कितने बार रिवीजन करनी है, राइट? सो सर मेरा ऐसा था कि मेरे घर पे अगर आप दिखाओ क्या, नहीं ट्रेंड हो जाना। ये देखो यहाँ पे मॉड्यूल 1 L1 हर एक चैप्टर के नाम है, और सामने L1 L2 L3 T1, ऐसा मेरा पूरा दीवार से इससे ही भरा है। हाँ, सो आप क्या कर सकते हो, आप वैसे चैप्टर्स बना सकते हो और वहाँ पे टिक कर सकते हो कि आज मेरा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर आपको समझेगा कि अभी और कितना करना है, कितना बाकी है, प्रेशर भी नहीं आएगा, सब आराम से हो जाएगा। चैप्टर्स बना सकते हो और वहाँ पे टिक कर सकते हो कि आज मेरा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर आपको समझेगा कि अभी और कितना करना है, कितना बाकी है, प्रेशर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने ऐसा मॉड्यूल 1 एक मिनट L1 हर एक चैप्टर के नाम है, और सामने L1 L2 L3 T1, ऐसा मेरा पूरा दीवार से इससे ही भरा है। कर सकते हो आप वैसे चैप्टर्स बना सकते हो और वहाँ पे टिक कर सकते हो कि आज मेरा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर आपको समझेगा कि अभी और कितना करना है, कितना बाकी है, प्रेशर भी नहीं आएगा, सब आराम से हो जाएगा। तो वो 3 से 4 रीडिंग ही हेल्प करेगी। अगर आप सोचो एक रीडिंग करके बैठ जाए एग्जाम से एक दिन पहले तो वो होना ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ने पलटने भी 8 घंटे में तो फिर वो जब तक 4 बार नहीं पढ़ा होगा तब तक वो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो सर सेकंड क्वेश्चन क्या था, सॉरी। एक्चुअली सर मेरा ये थिंकिंग है कि जो बच्चे हैं वो मतलब प्रिपरेशन डे 1 से ही सोचने लग जाते हैं कि हमको लिखना है लिखना है लिखना है। आई गेस प्रैक्टिस का मेन जो टाइम शुरू होता है नॉट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरी सब्जेक्ट्स, वो एग्जाम से 30 डेज पहले ही होना चाहिए। उनका टेंशन वो 30 डेज पहले शुरू होना चाहिए, रैदर कि वो फेब में रजिस्टर हुए नहीं और फेब से दिसंबर तक वो टेंशन नहीं करे कि हमको लिखना नहीं आता, तो उसके कारण उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है। एंड फॉर टेक्स्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो उनको शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, अदरवाइज बाद में डिफिकल्टी होती है, बीट एमसीक्यू और बीट सब्जेक्टिव। सर मेरा ये थिंकिंग है कि जो बच्चे हैं वो मतलब प्रिपेयर फोकस होना चाहिए। आप पूरा कंसिडर कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो लास्ट में स्टार्ट होनी चाहिए। पहला आपका फोकस होना चाहिए आप पूरा कंटेंट कवर करो, कि जब तक कंटेंट ही कवर नहीं करोगे आप राइटिंग प्रैक्टिस में क्या ही लिखोगे। और आप ये होना चाहिए कि जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा, आपको हो गया कि आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, तो आप उसको नहीं लिख रहे तो चलेगा। बट ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं हो रहा, कि मेमोराइज नहीं हो रहे या फिर दिमाग में नहीं रह गए, आप उसको लिख लो एक बार, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। और सर रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पर्सनली 4 रिविजन करे थे, और मेरा ऐसा था कि पहले 3 रिविजन नॉर्मल ऑर्डर में चल रहा था, और जो लास्ट रिविजन थी वो रिवर्स ऑर्डर में था। लाइक जीआरएमसी का पहला पेपर होगा तो वो लास्ट में रिवाइज किया था, जो लास्ट में पेपर था वो पहले रिवाइज कर लिया, तो लाइक रिवर्स ऑर्डर में आखिरी रिविजन थी, और पहले की 3 रिविजन नॉर्मल उसमें चल रही थी, नॉर्मल ऑर्डर में। तो जैसे 3 से 4 रिवीजन हो गया था सब्जेक्ट में, बट अगर अभी 3 महीने बचे हैं जून अटेम्प्ट के लिए, तो 2 से 3 रिवीजन तो कम से कम। मैंने भी ना एक्सेल शीट प्रिपेयर कर ली थी कि कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है, किसके बाद क्या लेना है, कि अपने को एकदम बोरिंग भी ना हो जाए, इंटरेस्ट भी बना रहे, और कितना टाइम देना है, कितने सब्जेक्ट को कितने दिन देना है, तो उस हिसाब से मैंने किया था। और प्रैक्टिस का तो ऐसा है कि मैं चैप्टर, जैसे लास्ट रिविजन था जब मेरा 3rd या 4th रिविजन, तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए थे स्कैनर से, और फिर मैं अपने आप से वो आंसर लिख के खुद से चेक कर लेती थी। तो उसमें जो कीवर्ड मिसिंग होते थे वो मैं मतलब ज्यादा अच्छे से भी याद करती थी। मैंने सारे सब्जेक्ट के 4 टाइम्स रिवीजन कर लिए थे, और जब एंड 4 टाइम्स रिवीजन होने के बाद 2 मिनट रोक रहा हूँ मैं। जैसे मुझे एक बात सुनने को मिल रही है कि कम से कम 4 रिवीजन, मैं और ये रैंक लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए भी कह रहा हूँ जी। प्रॉब्लम पता क्या होती है, मतलब बच्चे के दिमाग में ये होता है कि सर हमारी क्लास कंप्लीट हो गई तो क्या वो सफिशिएंट है। अभी मेरे ख्याल पराग ने सेम बात बोली कि 30 सिर्फ हेल्प करेगी आपकी क्लास, मतलब क्लास में कैसे आपको गाइडेंस मिलेगी, नॉलेज स्टडी आपकी बहुत जरूरी है सर। अगर आपके जून एंड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कम से कम 4 रिवीजन हमारी हर पेपर की कैसे होंगी। यदि रिवीजन हो रही है ना, तो सिंपल सी बात, आप खुद से चीटिंग करने जा रहे हो। यहाँ पे आपको पता है कि हमने रिवीजन नहीं किया, बट फिर भी चलो एग्जाम देके आते हैं, फिर प्रॉब्लम के एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, फिर आपको लगेगा 9 महीने के अंदर रैंक लिया सर। मतलब ये सारे बच्चे भी 9 महीने के अंदर रैंक लेकर आए हैं, और ऐसे ना कोई स्पेशल माइंड है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे पता है वो कह रहे हैं कि बादाम खाएं काजू खाएं, बट बादाम काजू तो सारे खाते हैं वो, मतलब वो तो चलो विजन कितने क्लियर हैं, आपने रिवीजन कितनी की, आपने चलो बच्चे ने बोल दिया मोमोज खाने वाले भी सारे बने हुए हैं, आपने तैयारी कितनी बढ़िया ढंग से की है, आपके प्रोविजन कितने क्लियर हैं, आपने रिवीजन कितनी की, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, ये सारी चीजें हेल्प करती है। और मेन है कंसिस्टेंसी, कि आप डेली आपके क्या प्लान बने हुए हैं, आपने तैयारी कितनी बढ़िया ढंग से की है, आपके प्रोविजन कितने क्लियर हैं, आपने रिवीजन कितनी की, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, ये सारी चीजें हेल्प करती है। और मेन है कंसिस्टेंसी, कि आप डेली बेस पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। रिवीजन कर रहे हो ना, ये याद रखो कि बुक खोल के रिवीजन नहीं करनी है। बुक खोल के तो हर कोई रिवीजन करता है, उसको रिवीजन नहीं बोलते। जो आपने पढ़ा है वो एक बार बंद कीजिए, खुद को आ रहा है क्या देखिए, कंटिन्यूस लिखिए, उसको रिवीजन बोलते हैं। मैं इसमें एक बात कि आप जब रिवीजन कर रहे हो ना, ये याद रखो कि बुक खोल के रिवीजन नहीं करनी है। बुक खोल के तो हर कोई रिवीजन करता है, उसको रिवीजन नहीं बोलते। जो आपने पढ़ा है वो एक बार बंद कीजिए, खुद को आ रहा है क्या देखिए, कंटिन्यूस लिखिए, उसको रिवीजन बोलते हैं।
पेपर से और स्कैनर से, उसको मैं खुद लिखती थी, या फिर कोई कोई जो इजी है उसको मैं मतलब बुक बंद करके खुद आंसर बोलने का देखती थी, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पूरा 3 आवर्स में लिखना है, तो मेन रिवीजन है, कितने बार रिवाइज करोगे उतने जल्दी एग्जाम के टाइम याद आएगा, तो मेन तो रिवीजन पे ही है सर सब। सर 3 to 4 रिवीजन तो मस्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद भी याद नहीं रहता है कि क्या पढ़ा था। मतलब मेरे साथ तो यही केस हुआ था। और सर 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में हो सकता है 4 बार रिवीजन, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ यही केस था कि मेरे पास 3 महीने बचे थे और उसके बाद मुझे रिवीजन पूरा करना था, तो मैंने करा था वो, तो हो सकता है, वो डिफिकल्ट नहीं है। और रही बात प्रैक्टिसिंग की, तो सर मैंने टेक्स्ट के पेपर्स तो सॉल्व करे थे, क्योंकि उसमें वर्किंग नोट्स बनाने रहते हैं, तो उसका मुझे आइडिया नहीं था कि हम लिख चुके थे इतने कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे लिखना है। तो मैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से सिर्फ रिवीजन कर पाया था, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। बस टाइम उसे करना चाहिए। टैक्स पेपर में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए मस्त है। और बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी वंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिविजन 4 से 5 रिवीजन चाहिए। अगर आप इतनी रिवीजन करके रहोगे तब हम सोच सकते हैं कि एग्जाम हमारे बढ़िया नंबर से क्रैक होंगे। मतलब हाँ, एग्जाम निकल जाएंगे, ये तो श्योरिटी हो जाएगी, बढ़िया नंबर आएंगे, ये भी हमारी श्योरिटी हो जाएगी। चलो, उनको ये होता है कि जो इनके साथ हो रहा है वो हर स्टूडेंट के साथ हो रहा है। बिल्कुल लाइक अगर किसी ने, जैसे इन्होंने बोला कि इनको वर्किंग नोट्स में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो सेम मेरे साथ भी हो रही है। ड्राफ्टिंग में इशू आ रहा है, तो वो सेम मेरे साथ भी हो रहा है, चाहे वो रैंकर हो या नॉन रैंकर हो, एक अटेम्प्ट में दो रहा है, वो सब पूरा जो यूनिवर्सल सैंपल है वो सबको वो सेम इशूज आ रहे हैं। तो आपको स्पेशल चाहिए नहीं हो कि आपको ही वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो पूरे मतलब पूरे सीएस फ्रेटर्निटी को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप उसी को माइंडसेट लेके पढ़ो कि सबको इशू आ रहा है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आप जब रिवीजन कर रहे हो ना, ये याद रखो कि बुक खोल के रिवीजन नहीं करनी है। बुक खोल के तो हर कोई रिवीजन करता है, उसको रिवीजन नहीं बोलते। जो आपने पढ़ा है वो एक बार बंद कीजिए, खुद को आ रहा है क्या देखिए, कंटिन्यूस लिखिए, उसको रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन कर रहे हो ना, ये याद रखो कि बुक खोल के रिवीजन नहीं करनी है। बुक खोल के तो हर कोई रिवीजन करता है, उसको रिवीजन नहीं बोलते। जो आपने पढ़ा है वो एक बार बंद कीजिए, खुद को आ रहा है क्या देखिए, कंटिन्यूस लिखिए, उसको रिवीजन बोलते हैं। ने जो बोला उसके साथ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। सर अगर आपने अपने आप में बिलीफ नहीं रखा तो कुछ नहीं होना है। और कॉन्फिडेंट तभी हो गया जब आप अपने आप में फेथ रखोगे, अपने आप में बिलीव करोगे। कंसिस्टेंसी मैंने तो फॉलो की थी, लाइक फुल कंसिस्टेंसी होना चाहिए। डे टू डे बेसिस में अपनी स्टडीज एक टारगेट रखो और टारगेट के हिसाब से डे टू डे बेसिस में कंप्लीट करो, वो बहुत हेल्प करेगी। जीनल ने जो बोला उसके साथ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। सर अगर आपने अपने आप में बिलीफ नहीं रखा तो कुछ नहीं होना है। और कॉन्फिडेंट तभी हो गया जब आप अपने आप में फेथ रखोगे, अपने आप में बिलीव करोगे। कंसिस्टेंसी और 3 अब छोड़ दो, बस पढ़ाई में लगे रहो, 3 महीना फुल जान। % अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, जो आपको पास या फेल करवाएगा वो आपकी मेरिट है। अगर आप एग्जाम में ये सोच के जाओगे कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो आपका 50% ब्रेन तो इसी चीज से ऑक्यूपाइड है कि मैं फेल हो सकता हूँ, 50% आपका जो आपने पढ़ा उससे कवर्ड है। आपके माइंड में पॉजिटिविटी की पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं, मैं पास हो सकता हूँ, उसकी जगह ही नहीं बची आपके ब्रेन में। तो आपको एग्जाम हॉल में ये सोच के जाने कि फेल हुई मैं पास हो चुका हूँ, मुझे बस ये देखने में मार्क्स कितने आएंगे। आपको पता है कि 40 आ चुके हैं, आपको बस ये देखने कितने आएंगे, इस थिंकिंग से जाओ कि मैं पास हो चुका हूँ। फेल का ऑप्शन फेल का ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए दिमाग। बिलीव करता हूँ लाइक एवरीथिंग इज इन योर माइंड। आप पास हो या फेल हो या रैंक है नहीं है, वो सब यहाँ पे पहले से डिसाइडेड है डे 1 से जब आपने रजिस्टर करा है। तो आप इसी को अगर फोकस करके चलोगे तो आप आराम से क्लियर हो जाओगे। दैट्स इट। मैं चाहूंगा, सबने ही बोला है कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक महीना कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई बस इसके ऊपर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन के लिए ब्रेक ले लो। एक दिन मत कुछ करो, आपको जो चाहिए वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक के नाम आप 5-6 दिन कर ही नहीं रहे हो कुछ। वैसा नहीं करना है। एक दिन रेस्ट करिए, फिर उसके बाद फिर से आप कंसिस्टेंसी जो आप पहले कर रहे थे वही आप कंटिन्यूस कीजिए। और दूसरा, जब भी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हो तो प्लीज ये मत अज्यूम कीजिए कि वो आपका आपने 100% दिया था। उसमें आपके टीचर्स आते हैं, पेरेंट्स आपका थोड़ा लगे तो उनको भी क्रेडिट दो। खुद सब मत रखो। सर मैं 12-1 बजे पढ़ता था तो रात को के दूध देके जाती थी। ऊपर बिलीव करके चलना है। मैं भी ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग। उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके चलो कि यस मैं कर सकता हूँ। मतलब दूसरों से ना डरो मत कि हाय उसको सारा कुछ याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं, आप बहुत बेस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। तीसरा, फिर बच्चे ने मेरे को बोला कि सैक्रिफाइस, लास्ट के 3 महीने सैक्रिफाइस कर दो। शादियां हैं, घर में पार्टी हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब बेकार के लिए सीधा आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सिलेक्टिव बेस आप यूज करके नहीं जाओगे। सर हमें ये बता दो कौन कौन से टॉपिक नहीं करने, नहीं आपने सारे टॉपिक करने। मतलब 100% अगर आप कवरेज करके जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। माइंड आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए कि मेरा एग्जाम निकलेगा निकलेगा निकलेगा, मैं निकालूंगा, और इवन निकल चुका है, बस मुझे कितने और नंबर लेने हैं, बस मेरे को ये देखना चाहिए। नेगेटिव लोगों से कट कर दो, जो नेगेटिव करंट को जिंदगी से बाहर निकाल दो। हमेशा पॉजिटिव रहो कि यस मैं कर सकता हूं। वही मूवी ना 3 इडियट वाली, ऑल इज वेल, आग लग जाएगी। उसके बाद एक बच्चे ने बात बोली है, वही आपके मेलो से आपका माइंड डिसाइड करता है। अगर माइंड अपना स्किल लेके चलोगे तो पक्का 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से term targets, I would give a best suggestion that you will have to prepare the notes of your own. Like it may be like subjects like securities law, company law requires a lot of hard work. So go through textbook, make your own notes. You may feel that making notes is waste of time, but once you make notes, that is the biggest investment you can make in your education.
because it's not only useful for you when you're revising for exam 2-3 hours before exam. Once you refer to your notes, you get so much of confidence that you put so much hard work, and these notes you can also pass it on to your friends or your juniors. And again, generations, surely your notes will be helpful to many generations. So you have to remember about your life. I mean, you have to imagine yourself in next 2-3 years. If you want yourself to be successful, you have to start sacrificing today. And like you can follow those channels which talk about some positive stories. Like if there are any great people like businessmen or great company secretaries, just follow their channel. And when you see them, you imagine yourself in that position. If you want to become that, surely tomorrow, if any distraction comes up, you won't get involved in it. You will surely come back to your room, start studying, and you'll give your best efforts. That's what I wanted to say, sir. सोशल मीडिया को डिवाइस से ज्यादा आपके दिमाग से अनइंस्टॉल करना है. मेक योर ओन नोट्स, करेक्ट है. मेक स्मॉल प्लानिंग, डेली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग. तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है. नोट्स का मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि नोट्स में मुझे मेरा खुद का चाहिए. कुछ भी काम हो, जब तक मैं अपना इनपुट नहीं दूं उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. दोस्त लोग बोलते हैं अगर कुछ भी, मान लीजिए असाइनमेंट ये सब, हम लोग बोलेगा भाई भेज दे, वो बोलेगा तो करेगा तो एंड में अपने मन का ही, उसमें अपना इनपुट तो डालेगा ही. हम बोले हाँ वो बात तो ठीक है, बट क्योंकि जब तक खुद से अगर नहीं किया हो ना कोई चीज, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. दूसरों का कॉपी करके कोई फायदा नहीं है. अंटिल यू गेट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि नोट्स में मुझे मेरा खुद का चाहिए. कुछ भी काम हो, जब तक मैं अपना इनपुट नहीं दूं उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. दोस्त लोग बोलते हैं अगर कुछ भी, मान लीजिए असाइनमेंट ये सब, हम लोग बोलेगा भाई भेज दे, वो बोलेगा तो करेगा तो एंड में अपने मन का ही, उसमें अपना इनपुट तो डालेगा ही. हम बोले हाँ वो बात तो ठीक है, बट क्योंकि जब तक खुद से अगर नहीं किया हो ना कोई चीज, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. दूसरों का कॉपी करके कोई फायदा नहीं है. अंटिल यू गेट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. From 2-3 months before the exam, it is better that you start studying around some 10 to 14 hours per day, because there's a lot of work. You have to prepare your notes, you have to go through in detail, you have to solve past paper. So there I would recommend that long hours of study is required. Otherwise, after watching lectures, around some 2-3-4 hours of studies is more than sufficient. Because मैंने कि हाँ मुझे स्टार्टिंग में मेरा टारगेट, कभी मैंने आवर्स देख के क्लास नहीं किया. इतना था कि 5 क्लास मिनिमम करना है डेली, तो वो करना ही है, चाहे उसमें 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे या 4 घंटा लगे. वो टारगेट वो कंप्लीट करना ही है. उसके बाद we have to complete our target. Even if we don't sleep, we have to complete the target. Whatever target is there, एक चीज है कि 8 घंटा तो मुझे सोना ही है. 8 घंटा नहीं, सर दुखेगा, मैं तक नहीं होगा. तो क्लास कंप्लीट करने से तो मतलब नहीं है, दिमाग में कुछ घुसना चाहिए. अगर आप पता चले 1-2 घंटा सो रहे हो, बस क्लास पे क्लास कंप्लीट कर रहे हो, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, तो फायदा क्या. परफेक्ट. प्रोफेशनल भी ऑल इंडिया रैंक 1 वैष्णवी बियानी थी, वो भी प्रॉपर नींद लेती थी. प्रॉपर मतलब 6-7 घंटे सोना है तो सोना है. लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि जब भी कोई काम करते हैं तो एकदम इफेक्टिवली काम करते हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स, और वो रिजल्ट में दिखता भी है. क्वेश्चन भी होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि जब वो इफेक्टिव टाइम होता है तो कई बार वो सोशल मीडिया में गुम हो जाते हैं, तो वहां पर टाइम चला जाता है. तो एक वो थोड़ी ध्यान रखने वाली बात. एक और चीज मुझे टेस्ट सीरीज मैटर करती है क्या? टेस्ट सीरीज पता नहीं क्यों समझते नहीं है. यस बताइए. आई टुक द टेस्ट सीरीज. हाँ कि लास्ट का मेरा 1.5-2 महीना, जैसे नवंबर में अपना सर्वोत्तम शाल से 1 नवंबर या अक्टूबर मिड से कोई बोलेगा कि मतलब स्टडी कर रहे हैं, मैंने सेल्फ स्टडी कुछ नहीं किया. मॉक टेस्ट मैंने सोच के नहीं दिया कि उसमें हाँ एग्जाम में तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, वैसे शेड्यूल बना के किया. पूरा नवंबर से खाली मॉक टेस्ट दिया और कुछ नहीं किया. और फिर 8 दिसंबर को मॉक टेस्ट खत्म हुआ, उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी कुछ नहीं हुआ, गिन के 4-5 घंटा डेली पढ़ा. For the last day of exam, we cannot expect to read or revise the entire part of the portion. So that's the reason I told you to prepare your own notes. When you prepare your own short notes, it is helpful to revise the day before the exam. And when you're revising, like 1 month before the exam, you just stick those topics which you feel are difficult or important and is required to be revised before the exam. And this way you can revise only the important topics before the exam, so that you don't revise or unnecessarily revise everything and leave behind many other topics. So just pick up some topics, be specific which is required, and ignore all the topics before exam. Some unimportant topic before the exam. First of all, main we have to study. So your more focus must be given to all the law subjects. Do not ignore any subject like SBEC or JIJL, telling that it's not a main subject. Don't consider like that. So give equal prominence to each of the subjects first of all. Then what I would suggest for subjects like company law and security law is that you have to go through the module.
yes, after seeing the module, you'll surely get scared because it's around some 700 pages. But you will have to have the patience. Whichever subject you feel you're weak, give 3 hours per day. Just have a calm mind and sit and read the textbook and make your own notes. That's what I used to do. I had made notes for company law and security law, and I would suggest everyone to make such notes. So when you give a considerable time and make your own notes, again, you have to include many things in your notes, not just the part you studied from textbook, but also the question paper, key case law points, whatever you get. Make a note of it, and then refer only those notes again and again. Make sure that you're making minimum around 3 to 4 revisions so that you can retain. It's according to your retention capacity. Ensure that you're making proper plans so that you have sufficient revision before exam. And sir, as you said that students have problem while they are writing and solve as many paper as possible. Minimum 3 papers, 3 past year papers would be sufficient. Each time when you solve, just compare your answers with the guideline answer given by ICSI as where there is a fault and where there is a scope for improvement, and speak to your teachers like how you can improve your answer writing skills. Okay, perfect. And for subject like JIGL and SBC, it requires a lot of revision. Okay. And please don't consider that one of the chapter would be most important and you study the whole chapter, and the rest remaining chapter you don't give any importance at all. Because this time in JIGL, 17 marks had come from sources of law, which most of the students ignore. So please avoid that. Read entire syllabus and appear for exam. Saying कि आपको ना अपने नोट्स बनाने चाहिए एंड बाद में उसी को रेफर करने चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल रिविजन्स करना पड़ेगा, है ना. हम सोचते हैं कि आज पढ़ा 4 दिन बाद भूल गए, होता है, मतलब वो दैट इज नेचुरल, है ना. जो रैंकर्स है उनके लिए भी नेचुरल है, इसका मतलब मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा. थर्ड चीज, स्वाति मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे रैंडम मैं चीजें लिख के या फिर उसके समरी नोट्स बनाकर उनको याद किया करती थी और फ्री टाइम में इन्हीं को रिवाइज करती थी. जैसे ये जनरल मीटिंग का चैप्टर है, मैंने स्टार्ट किया, नोट लिखा, सेक्शन 96, और जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो इस तरीके से लिख ली ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे देख कर ही याद हो जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है. एंड जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट आदत थी वो ये थी कि मैं सेक्शन कोड करती थी. आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर सेक्शन 96 लिखा हुआ है, देन यहाँ पे सेक्शन 185 लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी मैं इस तरीके से नोट करती थी. अगर कुछ अमेंडमेंट्स भी आती थी तो अमेंडमेंट्स भी उसके साथ ही उस समरी नोटबुक में मैं नोट करती रहती थी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इसका पूरा एक चार्ट, जैसे INC 32 उस टाइम आया था जिसमें कि सब चीज़ें थी, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में उसको लिखा. फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक इनकॉर्पोरेशन के कभी कभी स्टेप्स आ जाते हैं या इस पर केस स्टडी आ जाती है, तो मैंने सिर्फ उसके नंबर ऑफ समरी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए. जैसे INC 9 जाता है, INC 8, 22, उस टाइम पर ये सब चीज़ें थी. अब तो और ये सिंप्लीफाइड हो चुका है. और यही कुछ नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लीगल ब्रेनरी पे भी डाली, जिसमें मैं हमेशा नोट करती थी कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है. जैसे कि ये मेरा चैप्टर सस्टेनेबिलिटी का आप देख रहे हो, तो इस तरीके से मैं शॉर्ट पॉइंट्स लिखती थी और फिर चेकलिस्ट बनाकर उसको टिक टिक करती रहती थी कि हाँ मेरा ये चीज़ें हो गई. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है मैं आपको करके दिखा देती हूँ. जैसे आपको बोर्ड मीटिंग का देखना है तो आप सबसे पहले बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने हेडिंग डाली. नाउ यहाँ पे सेक्शंस कोड करने और बिना देखे उनको लिखना है कि उसके अंदर क्या आता है. जैसे 173 है, देन 174, देन 175, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, देन कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, देन 175 में क्या होता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. तो अलॉन्ग विद फॉर्म्स आपको ये भी कोड करना है साथ. ठीक है, बताती हूँ कि समरी नोट्स एक तरीके से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में सेक्शन 88 से स्टार्ट हो रहा है. ये एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ है. तरीका मैं आपको बता रही हूँ. सेक्शन 88 आप इसमें लिखोगे किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. सो एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी. देन उसकी हेडिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. फिर MGT 1 इसमें जाता है सेक्शन, और MGT 2 जाता है टाइम फॉर एंट्री. जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नथिंग एल्स. कि आप जो जैसे केस स्टडी आती है तो उसमें जो चीज़ें याद रखने की होती है जिस पर केस स्टडी बेस्ड हो सकती है, आप सिर्फ वही लिखोगे. मैंने भी वही करा है. किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है,
रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब उसका टॉपिक एंड फॉर्म्स इंक्लूडेड। अब सेक्शन 89 इसमें MGT 4, 5, 6, 91, 92 एनुअल रिटर्न। और आपको अगर ये नोट्स देखने हैं तो ये नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने लीगल ब्रेनरी टेलीग्राम चैनल पर, और इस वीडियो के नीचे ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। 93 उस टाइम एप्लीकेबल नहीं था। देन 94 उसकी टाइम लिमिट, जिस मेंबर्स परमानेंटली जो रजिस्टर मेंटेन होंगे मेंबर्स के वो परमानेंटली रिजर्व होते हैं, और डिवेंचर होल्डर्स का ये इस तरीके से मैंने पूरे बनाए हुए थे। तो आई होप आपको इससे कोई भी रेफरेंस या मदद मिल सकती है और आप इस